So in this lecture, we are going to understand what are the drawbacks of Rutherford's model, and in earlier lecture we discussed Rutherford's atomic model. तो Rutherford atomic model में Rutherford का एक पॉइंट था जिसमें उन्होंने अपना atomic model जो था वो सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था। सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सन के अराउंड प्लैनेट घूमते रहते हैं वैसे ही एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी है, एक मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, according to electromagnetic theory of Maxwell, charged particle when accelerated should emit electromagnetic radiations। ठीक है, अब एटम है बेटे, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब कि ये चार्ज्ड पार्टिकल, अब चार्ज्ड पार्टिकल हैं, सो दे शुड emit radiation according to Maxwell, right? So they should emit electromagnetic radiation. This feature does not exist for planet। अब ये फीचर जो था वो प्लेनेट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, since they are uncharged, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज नहीं है। So therefore an electron in an orbit will emit a radiation। The energy carried by radiation comes from electronic motion। The orbit will thus continue to shrink। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम देखें तो एटम जो है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन जो वो चार्ज्ड पार्टिकल है और धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस को अमिट कर रहे हैं। रेडिएशन का अमिट करना का मतलब होता है एनर्जी जो है वो भी बाहर निकल रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे एनर्जी अगर इस तरीके से बाहर निकलती रहेगी, रेडिएशंस अमिट होती रहेंगी, तो ये जो ऑर्बिट है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा और श्रिंक होते होते ये कंप्लीटली खत्म भी हो सकता है, राइट? सो ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक। अब इस पॉइंट के बारे में रदरफोर्ड जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो एटम है बेटा वो तो अनस्टेबल हो गया है ना, अगर ऐसा है तो एटम क्या हो गया, फिर अनस्टेबल हो गया। तो रदरफोर्ड ने अपने अपने मॉडल में इस पॉइंट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें नहीं बता पाए। सेकेंड पॉइंट, इट शेयर्स नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ बता नहीं पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। एक एटम है उसमें न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर अगर एक और ऑर्बिट है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने तो ये कह दिया कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो स्पाइरल मोशन में इस तरीके से आपके पास होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में इस तरीके से घूमेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में भी वो नहीं बता पाए हमें। थर्ड पॉइंट था, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अब क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, जिसके बारे में रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इस पॉइंट के बारे में हम काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, बट फिलहाल के लिए ये भी क्या था, एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल में, राइट? अब देखो बच्चे, क्योंकि हमारे पास एटम आ चुका है, ये तो पता चल गया कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। बेशक कि इसमें कुछ अभी ड्रॉबैक्स हैं जो अभी उतने हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कैसे होगा, बट उसके बाद भी हमारे पास जो पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो ये है कि एटम है और एटम के पास उसका अपने एक एटॉमिक नंबर होगा और उसी एटम का कुछ मास भी होगा, तो उसका फिर मास नंबर भी होगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का मतलब है कि आप उसको एक नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 3 है। एटम नंबर 1 है तो उसका इतना मास होगा, एटम नंबर 2 है तो उसका इतना मास होगा, एटम नंबर 3 है तो उसका इतना मास होगा, एंड सो ऑन। मतलब उन्होंने न्यूमेरिकली नंबर के फॉर्म में अब ये बता दिया कि एटम्स हैं, एटम्स को हमने नंबर देने पड़ेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एटम कौन सा है, एटम का मास बताना पड़ेगा, राइट? तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, एटॉमिक नंबर आते हैं और मास नंबर आते हैं। सो एटॉमिक नंबर कैसे आए, अब एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, कैपिटल Z इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ अ एटम इज equal to the number of protons in the nucleus of an atom। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, और अगर वो न्यूट्रल एटम है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटोन जो होंगे वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। ठीक है, जिसको आपने क्या बोल दिया, Z बोल दिया, और Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है। तो अगर न्यूट्रल एटम होगा तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन आपके इक्वल होंगे। मतलब कि एग्जांपल ले लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए आपके पास 2 हैं, और उस कोई भी एटम ले लीजिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन में तो 2 नहीं है, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, 1 है। तो हाइड्रोजन में 1 है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा, 1 ही होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज आ जाता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल केस में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आता है मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, एंड मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उस एटम में, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्योंकि मास नंबर जो है बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर सारा मास है एटम का। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है वो ही बताएगा ना कि टोटल उस एटम का मास कितना होगा। सो दैट्स व्हाई मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये आप इनको फॉर्मूला कंसीडर कर लो कि ये फॉर्मूले हैं, फर्दर इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको अभी आगे आएंगे। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास एटम आ चुके हैं, एटॉमिक नंबर आ चुके हैं, मास नंबर आ चुके हैं, लेकिन कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हमने एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, स्पेसिफिक नाम दे दिया उनको। वो नाम क्या क्या है, एक है आइसोटोप और एक है आइसोबार, ठीक है। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे x जो है वो कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आएगा, z आएगा, और ऊपर क्या आएगा बेटा, a आएगा। ये हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मतलब कि a हमने क्या कहा, a क्या होगा, a आपके पास मास नंबर होगा, ठीक है। a क्या है बेटा, यहाँ पे मास नंबर है, दिस इज योर मास नंबर। और z क्या बताया हमने, z हमने बताया उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखो लिखा भी है, z क्या है यहाँ पे देखिए, दैट इज z इज ऑन द लेफ्ट साइड होगा, और ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और मास नंबर क्या होगा, कैपिटल A। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सी होता है, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो आप उसको नीचे लिखेंगे 6, ठीक है। और कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12 होता है, तो आप 12 को आप ऊपर लिखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि उस एटम का सिंबल क्या है, उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, और उस एटम का मास नंबर क्या है। और इसी तरीके से हम पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे पास यहाँ पे अभी फर्दर एटम्स आएंगे उनको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। चलिए अब बात करते हैं आइसोटोप और आइसोबार के। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम जिनकी आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर होते हैं, मतलब सेम एटॉमिक नंबर होंगे, बट उनके एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होंगे। दोज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। अब मैं आपको एग्जांपल दूं आइसोटोप्स का, तो सबसे कॉमन एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को आपने सुना होगा, हाइड्रोजन जो है उसके फर्दर 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप होता है वो कौन सा होता है, वो होता है प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। और इसको आप कैसे लिखते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन का देखो अब क्या कहा है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 रहेगा, यहाँ पे मास नंबर भी कितना होता है, 1 होता है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटीरियम। अब ड्यूटीरियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, जिसमें उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटे, 1 होता है, बट मास नंबर उसका कितना हो जाता है, फिर 2 हो जाता है। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है ट्रीटियम, ठीक है, ट्रीटियम। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, अगेन क्योंकि आइसोटोप है तो इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, और मास नंबर कितना होता है इसका बेटा, 3 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है यहाँ से, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, उनके नाम बताओ, है ना। तो ये मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है ये। सेकंड अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल आप चाहो तो यहाँ पे कार्बन का लिख लीजिए, ठीक है। कार्बन कार्बन क्या होता है, 6 12, एक होता है कार्बन हमारे पास 6 13, और एक होता है 6 14।
मास नंबर 12, 13, 14, एटॉमिक नंबर आपके पास सेम होता है। ऐसे ही हमारे पास क्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी एक आइसोटोप ही होता है, क्लोरीन भी आइसोटोप है जिसमें कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर होता है हमारे पास 35। और एक क्लोरीन होता है जिसमें एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली 17 और मास नंबर कितना हो जाता है हमारे पास 37। तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, जहाँ पे कि मास नंबर आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा बेटे, सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं, वो अपोजिट होते हैं आइसोटोप्स के, ऑब्वियसली। सो आइसोबार्स आर द एटम्स विद सेम मास, इनका मास सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लें तो कार्बन का ले लो और नाइट्रोजन का ले लो, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम है और इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, बट यहाँ पे मास नंबर दोनों के कितने होते हैं बेटा, सेम होते हैं, 14 और 14। तो ये बहुत ही एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो आइसोबार्स द एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एग्जाम्पल आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन का आता है, राइट। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इस पॉइंट को आपने भी नोट डाउन करना है। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी, खासकर केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में प्रेजेंट है। ठीक है, विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब क्योंकि न्यूट्रल एटम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस केस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं। So, the number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of an element, क्योंकि न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, राइट। और वो ऑब्वियसली प्रोटॉन के सिमिलर ही रहता है, जितना आपके पास प्रोटॉन का मास है उसके स्लाइटली ऊपर नीचे न्यूट्रॉन का रहता है। तो न्यूट्रॉन जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होता है। So therefore all the isotopes of the given element show same chemical behavior। अब जो isotopes होते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है बेटे वो क्या है, सेम है, ठीक है, और इनका मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर इनका सेम है। एटॉमिक नंबर का मतलब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर क्या डिपेंड कर रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं। तो इसीलिए जो आइसोटोप्स होते हैं, मैक्सिमम आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनके केमिकल बिहेवियर जो है वो सेम होते हैं। बेशक उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट उसके बाद भी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको भी नोट डाउन करना है। So now let's solve few problems based upon isobars and isotopes, और जो atomic number और mass number हमने अभी डिस्कस किया उसके बेसिस पे। So first problem is calculate the number of protons, neutrons and electrons, और आपको यहाँ पे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे, 35 हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल लीजिए, दैट इज मास नंबर, जो भी मास नंबर गिवन है आपको, माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, माइनस एटॉमिक नंबर, इनको माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो मास नंबर कितना है यहाँ पे 80 है और एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 35 है, तो ये कितना हो गया 45। इजी क्वेश्चन है, आपने ये इस तरह के क्वेश्चन तो आई थिंक आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में भी किए होंगे, राइट। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम थी। सेकंड सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। The number of electron, proton and neutrons आपके पास यहाँ पे गिवन है, कितने हैं 18, 16 एंड 16। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे 18 और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे 16 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 16। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे आपके पास एटम आएगा वो चार्ज्ड एटम होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज होगा। ठीक है, चलिए असाइन द प्रॉपर सिंबल, आपको सिंबल बताना है यहाँ पे कि क्या सिंबल होगा उस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें सिंबल फाइंड आउट करना है।
सो द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर होता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे ये कंसीडर नहीं करेंगे कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा? यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 16 आ गया। अब एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है बेटा? किसका होता है एटॉमिक नंबर 16? सल्फर का होता है, ठीक है, सल्फर का होता है। तो यहाँ पे सिंबल क्या हो गया फिर आपके पास? एस, ठीक है। कितना हो गया? एस हो गया। सल्फर आपके पास क्या है? एटॉमिक नंबर जिसका 16 है, वो एलिमेंट कौन सा है? सल्फर है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आप यहाँ से मास नंबर भी बता सकते हैं, मतलब ओवरऑल आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है, ठीक है, 16 है। और दूसरा कि आप मास नंबर निकालेंगे तो मास नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 16 प्लस 16 कितने हो गए बेटा आपके पास? दैट इज 32, ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 18 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 16 है। सो 18 माइनस 16 कर लो तो कितना चार्ज आ गया आपके पास यहाँ पे? 2 नेगेटिव। तो मतलब कि आपके पास जो यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है वो 2 नेगेटिव चार्ज के साथ प्रेजेंट है। अब आपने चार्जेस कैसे निकाले? आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट थे, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है उसमें से प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा कि कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। सो इट इज द एनायन, क्योंकि स्पीसीज इज नॉट न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज अ एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड विद चार्ज इक्वल टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा। प्रोटॉन ज्यादा होते तो पॉजिटिव चार्ज आता। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 के साथ क्या चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। So that's all for today. I'll see you in the next lecture. If you have any doubt, you can comment in the comment section. Do like and subscribe my channel.